सैनिक विद्रोह, यानी कि जब सैनिक एक ग्रुप में अपने ऑफिसर्स की बात मानने से मना कर दें, जो आर्मी में जो सैनिक है वो विद्रोह कर दें, तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है। लेकिन जब आम जनता विद्रोह कर देती है सरकार के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर, तो उसको हम रिबेलियन कहते हैं, उसको हम विद्रोह कहते हैं। तो देखिए ये जो पूरा सिचुएशन था, जिस सिचुएशन की यहाँ पर हमने बात की, ऐसा सिचुएशन 1857 के नॉर्दर्न इंडिया में क्रिएट हुआ था। और देखिए पिछले 100 सालों से, यानी 1857 के पहले 100 सालों से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो राज्यों पर कब्जा कर रही थी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, और इस वजह से जो लोग थे वो काफ़ी नाखुश हो रहे थे। बहुत सारे रीजंस की वजह से अलग अलग सोसाइटी के तबकों का अलग अलग रीज़न था। और एक 100 सालों के शासन के बाद मई 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत ही बड़ा रिवोल्ट देखना पड़ा। और ये रिवोल्ट इतना बड़ा था कि हो सकता था कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से ख़त्म हो जाती, ब्रिटिश पावर यहाँ से ख़त्म हो जाते, और यहाँ पर इंडिया के शासक जो रूलर्स थे उनका शासन स्थापित हो जाता। और देखिए जो सैनिक थे उन्होंने बहुत सारे जगहों पर म्यूटिनी कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ। और इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। और इसके बाद आगे चलकर जब ये विद्रोह काफ़ी बड़ा हो गया तो उस समय जो लोग थे, आम लोग, वो भी इस पूरे विद्रोह में शामिल हो गए और रिबेलियन में जो सरकार थी उसके खिलाफ खड़े हो गए सैनिकों के साथ। और कुछ लोगों द्वारा, यानी कुछ हिस्टोरियंस द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो विद्रोह था ये आपको 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा विद्रोह था पूरी दुनिया में। कहीं भी विद्रोह इतना बड़ा नहीं हुआ था। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है और वो है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो देखिए जैसा कि हमने देखा कि विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई थी और आगे चलकर ये दिल्ली में फैली, तो इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। देखिए 29 मार्च 1857 में एक यंग सोल्जर को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है जिसका नाम था मंगल पांडे, बराकपुर में, क्योंकि उसने अपने ऑफिसर्स पर हाथ उठा दिया था या फिर अपने ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया था। इसके कुछ दिनों बाद कुछ सैनिक जो कि मेरठ में स्थापित थे, उन्होंने आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया नए कार्टिरिज के साथ, जिसको कि कहा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि जो नए कार्टिरिज हैं उसमें काऊ के फैट या फिर जो पिग्स हैं उनके फैट को यूज़ किया गया है उसको बनाने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने डील करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस नए कार्टिरिज में काऊ का फैट था और पिग का फैट था, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? उसका फ़र्क पड़ने का रीज़न ये है कि देखिए जो कार्टिरिज था, वो जो नया कार्टिरिज आया था उसको मुंह से खींचना होता था, मुंह से उसको छिलका उतारना होता था। इस वजह से जो हिंदूज थे वो काऊ को कंज्यूम नहीं करते, यानी गाय का मांस नहीं खाते या फिर गाय को किल नहीं करते हैं। तो इस वजह से हिंदूज ने इसको मना कर दिया। और जो मुस्लिम्स हैं वो पिग्स को कंज्यूम नहीं करते, यानी पिग्स को खाना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से इन दोनों ने उस कार्टिरिज को यूज करने से मना कर दिया। और इस विद्रोह की वजह से, यानी इस विरोध की वजह से 85 सैनिकों को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानने के लिए। और ये हुआ था 9 मई 1857 को। तो देखिए इसके बाद जो सैनिकों का रिएक्शन था उस रेजिमेंट का वो काफ़ी बड़ा था। और इसके बाद 10 मई को जो उस रेजिमेंट के सैनिक थे वो जेल में गए, यानी जेल जहाँ पे था, जहाँ पे इन सैनिकों को कैद करके रखा गया था, वहाँ गए मेरठ में। और वहाँ पर जितने भी सैनिक थे जिनको कैद करके रखा गया था उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया और उनको किल कर दिया। उनके गन्स को छीन लिए, यानी सैनिकों ने गन्स को कैप्चर कर लिया, एमुनेशन कैप्चर कर लिया। और इसके बाद जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनके बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज़ को आग के हवाले कर दिया। और उन्होंने फिरंगीज के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया। फिरंगीज का मतलब अंग्रेज, तो ये तो आप जानते ही होंगे। और देखिए इसके बाद जो सैनिक थे उन्होंने ये डिटरमाइन किया, उन्होंने ये तय किया कि ये जो पूरा देश है यहाँ पर जो अंग्रेज है उनका शासन खत्म करना है, यहाँ से उनको किसी भी तरीके से बाहर खदेड़ देना है, निकाल देना है। लेकिन यहाँ पर उनके सामने एक सवाल आया कि अगर उनको बाहर निकाल दिया जाता है जो
अंग्रेज हैं उनको अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके बदले में आगे चलकर रूल कौन करेगा। तो इसके बाद सैनिकों के बीच से एक आवाज़ निकल कर आई, एक नाम निकल कर आया, वो था बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल एम्परर थे। और ये नाम बिल्कुल सूटेबल था क्योंकि जो मुगल एम्पायर था उसने पिछले 200-300 सालों से इंडिया पर रूल किया था और वो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो सकता था आगे रूल करने के लिए। इसके बाद जो सैनिक थे मेरठ के, वो उन्होंने रात भर सवारी करके अगले सुबह वो 10 मई को मेरा मतलब 10 मई के अगले सुबह वो दिल्ली पहुंचे। और वहाँ पर वो पहुंचने के बाद वो जमा हो गए जो लाल किला था जहाँ पर रहा करते थे बहादुर शाह जफर, वहाँ पर जमा हो गए। और जब उनके पहुँचने की खबर दिल्ली में फैली तो दिल्ली में भी बहुत सारे जो रेजिमेंट्स थे जो कि दिल्ली में तैनात थे वो भी रिबेलियन में आ गए और ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी, गन और एमुनेशन छीन लिए, बिल्डिंग्स को आग लगा दिया। और इसके बाद वो भी वहाँ पर पहुँच के रेड फोर्ट पहुँच गए। और रेड फोर्ट पहुंचने के बाद इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर से मिलने की डिमांड की कि हमको मिलना है उनसे। लेकिन देखिए जो एम्परर थे वो चाह नहीं रहे थे कि ब्रिटिश पावर के खिलाफ जाया जाए या फिर ब्रिटिश पावर जो है उसको चैलेंज किया जाए। लेकिन जो सैनिक थे उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि हमको चैलेंज करना है, हम इनको चैलेंज करेंगे। और इसके बाद वो किसी भी तरीके से फोर्स करके अंदर चले गए महल के अंदर और वहाँ पर जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना लीडर घोषित कर दिया और इंडिया के एम्परर के रूप में उनको घोषित कर दिया। तो देखिए जो सैनिक थे उनके डिमांड की वजह से जो एम्परर थे जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने जो लोग थे सैनिक थे उनके डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद उन्होंने इंडिया के सभी चीफ्स को, रूलर्स को एक लेटर भेजा कि हमको कन्फेडरेसी बनानी चाहिए इंडियन स्टेट्स का, ताकि हम ब्रिटिशर्स को फाइट कर सकें और उनको यहाँ से बाहर निकाल सकें। तो देखिए ये जो स्टेप लिया गया बहादुर शाह जफर का, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन हुआ। क्योंकि देखिए अगर कुछ हज़ार सैनिक अगर दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि पूरे इंडिया पर जो ब्रिटिशर्स है उनका कंट्रोल छूट जाएगा। लेकिन अगर एक मुगल एम्परर जिसने 200-300 सालों तक जिसकी फैमिली ने इंडिया पर रूल किया है, अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हमको मिलकर साथ लड़ना चाहिए, तो उसके बाद का वजन बहुत ही ज़्यादा होगा। जितने भी रूलर होंगे या फिर राजा होंगे, नवाब होंगे, वो उनकी बात को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे, वैल्यू देंगे। और इसके बाद जितने भी छोटे रूलर्स थे या फिर जितने भी चीफ थे, उन्होंने जो अपने इलाके पर रूल कर रहे थे वो पहले भी मुगल एम्पायर के अंदर में अपने इलाके पर रूल कर रहे थे। और उन्होंने देखा था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उनकी जो एक्सपेंशन की जो पॉलिसी है उसकी वजह से उनका पावर कभी भी जा सकता है, उनके राज्य को कभी भी छीना जा सकता है। तो इस बात से वाकिफ थे वो। इस वजह से उन्होंने देखा कि अगर मुगल एम्परर फिर से रूल कर लेते हैं तो वो भी अपने इलाके पर, अपने टेरिटरी पर फिर से रूल करने पाएंगे मुगल अथॉरिटी के अंदर में। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने समझा था कि ये जो कार्टेरिज का प्रॉब्लम है, कार्टेरिज का जो इशू है वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने इस पूरे मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया या फिर पूरे रिबेलियन को सपोर्ट कर दिया, तो इस चीज़ की वजह से जो पूरा सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। और लोगों को एक मौका दिखने लगा कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जा सकता है, यहाँ से ख़त्म किया जा सकता है और हम आसानी से अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रिबेलियन स्पिरिट्स। यानी अब ये जो रिबेलियन है ये दिल्ली से फैलकर दूसरी जगहों पर कैसे पहुँचा, इस चीज़ को यहाँ पर अब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। जब ब्रिटिशर्स के हाथ से दिल्ली को छीन लिया गया था, यानी दिल्ली पर सैनिकों का कब्जा हो चुका था, विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था, तो उसके बाद एक हफ्ते तक कोई भी इवेंट नहीं हुआ। क्योंकि इस ये जो पूरा इवेंट हुआ था इसका न्यूज़ पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और जैसे ही न्यूज़ पहुंचा बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में म्यूटनीज हुए और बहुत बड़ी संख्या में जितने भी रेजिमेंट थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और दूसरे सैनिकों के साथ मिलकर वो नोडल पॉइंट्स पर पहुँचे। नोडल पॉइंट्स ऐसे इलाके थे जहां पर मेन लड़ाइयां हुई थी या फिर मेन जगहों पर जहां पर सभी सैनिक जमा हुए थे, जैसे कि दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। यानी लखनऊ के आसपास के जितने भी इवेंट्स थे वो सभी लखनऊ पहुंचे, दिल्ली के आसपास के जितने भी रेजिमेंट्स थे वो सभी दिल्ली पहुंचे, कानपुर के आसपास के जितने भी रेजिमेंट्स थे वो सभी कानपुर पहुंचे। तो इस तरीके से ये जो
पूरे पॉइंट्स थे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये नोडल पॉइंट के रूप में काम कर रहे थे। तो इस पूरे इवेंट के होने के बाद, यानी सैनिकों के विद्रोह में शामिल होने के बाद, जो लोग थे शहरों के या फिर गांवों के, वो भी रिवेलियन में आ गए, वो भी विद्रोह में आ गए और अपने लोकल लीडर्स के साथ या फिर जमींदार के साथ या फिर चीफ के साथ रिवेलियन में शामिल हो गए, रैली करने लगे, अंग्रेजों का विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे। तो इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि नाना साहेब, जो कि एडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव, यानी जो अंतिम पेशवा बाजीराव थे उनके, और वो कानपुर में रहा करते थे। वहां पर उन्होंने आर्म फोर्सेस को गैदर किया और वहां से ब्रिटिश गैरिसन को बाहर निकाल दिया शहर से, यानी ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया, और उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक गवर्नर हैं बहादुर शाह जफर के अंडर में, यानी बहादुर शाह जफर इंडिया के रूलर हो गए और वो गवर्नर हो गए अपने इलाके के। और इसी तरीके से लखनऊ में बिरजिस कद्र जो थे, जो कि पुराने जो रूलर थे अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उन्होंने खुद को नया नवाब डिक्लेयर कर दिया और बहादुर शाह जफर को इंडिया का रूलर मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और इसके बाद उनकी माँ बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट किया था पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, विद्रोह को ऑर्गेनाइज करने में। और इसके बाद झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी विद्रोही सैनिकों का साथ दिया या फिर उसमें शामिल हो गई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, वो तात्या तोपे के साथ, जो कि नाना साहब के जनरल थे। देखिए इस पूरे इवेंट में, यानी इस पूरे विद्रोह में जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में आउटनंबर्ड थे, यानी कि जो उनकी संख्या थी वो विद्रोही सैनिकों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम थी और उनको बहुत बड़ी संख्या में बैटल्स में डिफीट किया गया था। और इस वजह से जो लोग थे वो इस बात को बिलीव करने लगे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका रूल अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ से हमेशा के लिए जा चुके हैं और वो यहाँ पर वापस कभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनको काफ़ी बुरी तरीके से डिफीट किया गया है। और इसके बाद ये जो सिचुएशन था, काफ़ी वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन का, ये अवध रीजन में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था। वहाँ पर लोग जो थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में इस पूरे इवेंट में शामिल हुए थे। तो 6 अगस्त 1857 में एक टेलीग्राम मिलता है जो कि भेजा गया था लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर द्वारा। उसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में जो विद्रोही हैं उनका सामना नहीं करने पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एनिमी है यानी जो विद्रोही सैनिक है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है और हर एक गांव, हर एक ज़मींदार हमारे खिलाफ हो चुका है, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, सभी हमारे खिलाफ हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे आम नागरिक जो थे, आम लोग थे, वो भी विद्रोह में शामिल हुए और बहुत सारे लोग लीडर्स भी बने। फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह, जो कि एक मौलवी थे फैज़ाबाद के, उन्होंने ब्रिटिश रूल का काफ़ी विरोध किया था और उन्होंने ऐसा कहा था कि जो ब्रिटिश रूल है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। और इसके बाद वो लोगों को अट्रैक्ट करने में काफ़ी सफल हुए थे और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सपोर्टर्स जमा किए और इसके बाद वो लखनऊ पहुँचे जहाँ पर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। इसके बाद दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में जो गाजीज थे या फिर जो रिलीजियस वॉरियर थे वो एक साथ आए ताकि जो वाइट पीपल है, अंग्रेज है, उनको खदेड़ा जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा बख्त खान, जो कि एक सोल्जर थे बरेली के, उन्होंने भी बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। और ये जो थे यानी बख्त खान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर बने थे रिबेलियन में। और इसके अलावा बिहार में पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, वो भी रिबेल सिपाहीज के साथ शामिल हुए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी काफ़ी महीनों तक। और इसी तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लीडर्स और फाइटर जो थे उन्होंने इस पूरे इवेंट में शामिल हुए थे, इस पूरे विद्रोह में शामिल हुए थे। तो इसके बाद देखिए, ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से राइज हुआ था ये पूरा विद्रोह। अब हम देखते हैं इसके बाद जो टॉपिक है द कंपनी फाइट्स बैक, इसमें हम देखेंगे कि जो कंपनी है उसने काउंटर अटैक कैसे किया, किस तरीके से उसने फिर से पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया, किस तरीके से पूरे विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचला। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।